तो भारत रत्न अवार्ड जो आप जानते हैं कि भारत का यह सर्वोच्च अवार्ड है और पद्म अवार्ड जस्ट उसके नीचे है। यह उन व्यक्ति को मिलता है जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देता है। चलिए तो हम लोग अब स्लाइड के हिसाब से स्लाइड वाइज हम भारत रत्न और पद्म अवार्ड को जानने का प्रयास करें। सबसे पहले यदि हम भारत रत्न के इस बार किन लोगों को अवार्ड मिला वो जाने, उससे पहले थोड़ा अच्छा रहेगा कि उसके कुछ ऐतिहासिक पक्ष को भी देख लें, जिससे कि हमको समझने में बहुत आसानी होगा और अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहले तो यही चीज जानना है, यह कैसा नागरिक सम्मान है। भारत में सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा अगर कोई अवार्ड है तो भारत रत्न है, जो देश के लिए असाधारण सेवा योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और भारत के संविधान किसके द्वारा दिया जाता है। पहला चीज क्या सीखे आप, पहले सीखे कि सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा क्या सीखे, कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। तीसरा, ये जो अवार्ड है ये वेरी इंपॉर्टेंट बात बन जा रहा है। 51A जो आर्टिकल है हमारे संविधान का, उस संविधान के 51A के तहत इस अवार्ड को स्थापित किया गया है। तो तीन चीज हम लोग सीखे। सबसे पहले क्या सीखे, सबसे पहले सीखे भारत का यह सर्वोच्च अवार्ड है। दूसरा बात हम लोग सीखे कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तीसरा बात सीखे हम लोग कि ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस अवार्ड को स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर है 51A। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल करके आया है। फिर हम देखते हैं भारत रत्न की स्थापना हुआ है 1954 ईस्वी में। यह क्वेश्चन आपको पूछता है कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई, तो 1954 ईस्वी में हुई। और फिर पहली बार यह सम्मान दिया गया 1955 ईस्वी में। पहली बार कब दिया गया, 1955 ईस्वी में दिया गया। और 1955 ईस्वी में जो दिया गया तो 3 महापुरुषों को दिया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिए थे। लेकिन 3 महापुरुषों में भी अगर यह क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहले किसको दिया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जान करके कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अभी देख लीजिए 3 लोगों को 1955 में दिया, वो कौन कौन है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उसके बाद आप देखिएगा सर सीवी रमन। तो 3 लोगों को आप देख रहे हैं, 3 लोगों को यह अवार्ड मिला। लेकिन इनमें से भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किसको मिला, तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको मैं आगाह भी कर रहा हूं आगे के लिए कि आप रेडी रहिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। नाउ कुछ और महत्वपूर्ण बात अगर देखने का प्रयास करें तो देख लीजिए। अभी तक में अगर बात करें इस अवार्ड का, तो 48 व्यक्तियों को यह अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है और जिसमें 12 विदेशी लोग भी शामिल हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो भारत का सर्वोच्च अवार्ड है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो भारत के संदर्भ में या पूरी दुनिया के संदर्भ में बहुत अच्छे कार्य करते हैं। भारत सरकार उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनको भी देता है। तो 48 अवार्ड मिल चुका है, अभी तक में 12 उसमें विदेशी नागरिक भी हैं, ठीक है। अब आ जाइए एक महत्वपूर्ण बात कि भारत रत्न के जो दिया जाता है, भारत रत्न जो दिया जाता है, इसका सिलेक्शन कैसे होता है। इसकी सिलेक्शन का एक जटिल प्रक्रिया है। उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और एक कमेटी रहता है, वही भारत रत्न के लिए चुनते हैं लोगों को कि ये फिट है। जैसे भारत रत्न चयन के लिए एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिए किसकी अध्यक्षता होती है, पीएम की अध्यक्षता होती है। इस कमेटी का अध्यक्षता कौन करता है, पीएम करती है। और जो है नामांकन एक समिति द्वारा नामांकन किया जाता है। समिति में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, मुख्य न्यायाधीश और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। आप देख रहे हैं कि
बड़े बड़े डिग्निटरीज शामिल होते हैं और वही लोग मिल करके भारत रत्न का जो नॉमिनेशन होता है उसमें से लोगों को चुनता है। ठीक है, अब और कुछ महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। हाँ, एक बात और इसको देख लीजिए, ये क्या है कि भारत रत्न के साथ क्या है, एक प्रशस्ति पत्र, एक मेडल और नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह सम्मान भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर दिया जाता है। और याद रखिएगा, ये जो भारत रत्न है ये 26 जनवरी को दिया जाता है, राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी जो हम लोग देखे भारत रत्न के कुछ ऐतिहासिक पक्षों को देखें, बहुत मजा आएगा कि 2024 के भारत रत्न अवार्ड को हम बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे, जो कि आपका अभी करेंट मुद्दा है और जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस है। तो भारत रत्न 2024 के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बात करूं तो इस बार पहले के परंपरा से थोड़ा अलग 5 लोगों को इस बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस भारत रत्न अवार्ड में बिहार के भी एक लाल हैं जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर वह व्यक्ति जो कि जननायक के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी इस बार भारत रत्न मिला है। एक एक करके हम उन 5 महाविभूतियों को भी देखेंगे कि उनके किस काम के लिए भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, अभी देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न राजनीति, शासन एवं कृषि में उल्लेखनीय योगदान हेतु 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाना है, क्या गया है, इसको कर दिया क्या गया है। इसमें कर्पूरी ठाकुर नंबर 1, 2 एम.एस. स्वामीनाथन, 3 पी.वी. नरसिम्हा राव, 4 लाल कृष्ण आडवाणी और 5 चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 5 जो है 5 भारत रत्न अवार्ड इस बार दिए गए हैं। अब इन 5 को अगर हम एक एक करके अगर क्लैरिटी के साथ देख लें तो हमको लगता है ये चीज ज्यादा बेहतर होगा, ये ज्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं बिहार के लाल कर्पूरी ठाकुर जी पर। ये देखिए हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हैं श्रद्धेय। अब कर्पूरी ठाकुर जिनको कि भारत रत्न अवार्ड मिला है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात अगर जान जाए तो कितना मजा आ सकता है। ठीक है, तो वो अब देख लीजिए आप। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जननायक कहा जाता है। वर्ष 1970-71 और वर्ष 1977-79 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कौन मुख्यमंत्री था, 11वां मुख्यमंत्री। पहला बार जो मुख्यमंत्री ये बना है वो पहला बार बना है 1970 में। कब बना है, 1970 में। 1970 में। ठीक है, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को आरक्षण का लाभ प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाया था। उन्होंने 1970 से 79 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंगेरी लाल आयोग किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आया था, तो याद रखिएगा यह है आपका कर्पूरी ठाकुर। इनके समय में मुंगेरी लाल आयोग आया था और आरक्षण पर यह बात किए थे। ठीक है, चलिए ये तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम लोग देख लिए। अब आ जाइए हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी, जिनको कि हम कह दें कि कौन सा अवार्ड भारत में नहीं मिला है, इनको हर प्रकार का अवार्ड मिला है। इनकी विद्वता और ज्ञान के लिए, भारत के प्रति इनके डिवोशन के लिए। एम.एस. स्वामीनाथन ये वही हैं जो 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति के जन्मदाता रहे भारत में, और एक समय हमारा भारत
जब अनाज के लिए तरसता था, अब एक समय आ गया है कि भारत पूरी दुनिया में अनाज का बफर स्टॉक तैयार करता है। तो ये सैल्यूट है एमएस स्वामीनाथन जी को, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है हमारे लिए। इनके बारे में कुछ बात देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। भारत की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के साथ आधुनिक बनाया है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग के साथ उच्च उपज देने वाली, जिसको हाई एल्डेड ग्रीज सीड्स कहते हैं, गेहूं और चावल की किस्में विकसित की, जिसे वर्ष 1960 से 70 के दशक में भारत में कृषि क्रांति हुई, जिसको आप हरित क्रांति कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व करते हुए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों की वकालत किया। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें 1961 ईस्वी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वर्ष 1971 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं वर्ष 1986 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके साथ इनको 1967 ईस्वी में ही पद्मश्री मिल चुका था। 1972 ईस्वी में पद्म भूषण मिला हुआ था और इनको पद्म विभूषण भी मिल गया है 1989 ईस्वी में। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है एमएस स्वामीनाथन के बारे में कि आप देखिए, जो भारत का जो सर्वोच्च अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सारे के सारे अवार्ड अगर किसी व्यक्ति को मिल गया तो वो है एमएस स्वामीनाथन जी। दिस इज द वंडरफुल फैक्ट्स फॉर यू ऑल। इसको जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग था। आगे देखते हैं। ये देखिए पीवी नरसिंहा राव जी हैं। ठीक है। पीवी नरसिंहा राव ने वर्ष 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में, केवल प्रधानमंत्री था 9वां। और अगर ये पूछा जाए कि पहली बार वो प्रधानमंत्री कब बने, तो प्रधानमंत्री बने वर्ष 1991 ईस्वी में। पीवी नरसिंहा राव प्रधानमंत्री कब बने? 1991 में पहली बार बने। ठीक है। और ये 9वें प्रधानमंत्री थे। और मैं इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट बता देना चाहता हूं। तत्कालीन समय में जितने प्रधानमंत्री बने थे, उन सभी प्रधानमंत्रियों में पीवी नरसिंहा राव की विद्वता सबसे अधिक थी। इनके समय में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जैसे कंसेप्ट आया। इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं बता देता हूं, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में फंसा हुआ था, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव जी भारत को आर्थिक मंदी से बचाया था और भारत को नई दिशा दिया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जो नई आर्थिक नीति का आगाज हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये बहुत ही वंडरफुल कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है। चलिए, इनके समय में एक और बातें हुई। 73वें संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज संस्थान के बारे में आप जानते हैं, शहरी निकायों के बारे में जानते हैं। महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित सीट किया गया इनके समय में। ठीक है। और वर्ष 1991 के एलपीजी का मतलब एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इसके समय में ये बातें आई। ठीक है। उदारीकरण का युग शुरू हुआ और भारत को एक नई दिशा मिला अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से पीवी नरसिंहा राव भी हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे। अब आ जाइए, इनको तो आप लोग सभी पहचानते होंगे। ये हैं हमारे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। बहुत ही गुणी और भारत को एक दिशा देने वाले व्यक्ति। इनकी पहचान भी की गई है भारत रत्न अवार्ड के लिए। जैसे कि इसके बारे में आप देखें, विगत वर्षों में आडवाणी ने भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वाजपेयी के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री के पद पर थे। 1999 से 2004 के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे करगिल युद्ध के समय भी। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। और यदि और कुछ इसके बारे में बात करें, आडवाणी को व्यापक रूप से प्रबल बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति माना जाता है। प्रभावशाली सिद्धांतों और एक सशक्त तथा समृद्ध भारत के विचार के प्रति अटूट समर्थन वाले व्यक्ति को के रूप में इसकी पहचान है।
तो हम लोग इस प्रकार से 5 जो आप देख रहे थे, 5 जो भारत रत्न अवार्डी हैं उसमें से हम लोग 4 को देख लिए हैं, और 5वां सादा और सच्चाई के प्रतीक चौधरी चरण सिंह को आप देखिए। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री, 5वें प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे वो, ठीक है, के रूप में कार्यभार का दायित्व किया। वर्ष 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा पर प्रहार किया। एक सोचिए, एक राजनीतिक होने के बावजूद भी इन्होंने जमींदारी प्रथा पर अटैक किया, ठीक है। और यूं कहें कि यह दर्शाता है कि ये समाज के प्रति प्रतिबद्ध और कटिबद्ध थे, ठीक है। चलिए, ये जो हम लोग बात किए भारत रत्न के संदर्भ में, भारत रत्न अभी जो 5 लोगों को इस बार मिला, जैसा कि आपको मैं बताया, क्या सचमुच में यही ट्रेंड है भारत के लिए कि 5-5 लोगों को मिलता है? तो ऐसा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हमको जानने चाहिए, जैसे कि देखिए, भारत रत्न के संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 3 ही व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? 3 व्यक्ति को। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। यह पहली बार अपवाद टूटा है क्या? तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी एक अपवाद आया, देख लीजिए, उसमें फैक्ट को मैं कर दिया हूं। मैं उन तमाम फैक्ट को आपके सामने ला करके रख दिया हूं कि कोई भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आपको पूछ दे भारत रत्न के संबंध में, तो उसके लिए आप पूरा तैयार रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, अगर अच्छा सा आप लोग सुन लिए और देख लिए तो कोई भी टिपिकल क्वेश्चन आपको बीट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सारे एस्पेक्ट को नजर रख करके यहाँ आपको मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वो 2 साल कौन है? 1999 ईस्वी है। इसमें पहली बार 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दे दिया, जो कि नियम के मुताबिक ठीक नहीं था। नियम के मुताबिक 3 ही मिलना था, ठीक है। उस समय 4 लोग कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ और रविशंकर। और अभी जो मिला वर्तमान में 2024 में अगर आप देखेंगे तो 2024 में 5 लोगों को मिला। क्या मिला? 5 लोगों को मिला। और ये 5 लोग को आप उंगली पर आप नाम गिन सकते हैं, अभी आपको मैं करा दिया हूं। सबसे पहले बिहार विभूति आप रखिए, बिहार के सम्माननीय कर्पूरी ठाकुर जी। उसके बाद आप नाम याद रखिए, एक एक करके आप नाम याद रखिए। क्या क्या नाम बताया मैं आपको? लाल कृष्ण आडवाणी जी, MS स्वामीनाथन जी, PV नरसिंहा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी। ये 5 नाम हैं जो इस बार आपको भारत रत्न प्राप्त करने वाले की सूची में हैं। तो अभी पद्म अवार्ड के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले जो देखें कि हम पद्म अवार्ड बेसिकली क्या होता है, अगर वो जान जाएंगे तो फिर उसके बारे में फैक्ट जानेंगे। और अभी आप लोग लास्ट का जो सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप भी लोग से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और देखेंगे कि आप लोग कौन कितना अच्छा से सीख पाए, ठीक है। ओके, चलिए 25 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर याद रखिएगा, पद्म अवार्ड की घोषणा जो हुआ है गणतंत्र दिवस को बेसिकली नहीं हुआ, उसके पूर्व संध्या पर हुआ। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर, इसका मतलब 25 जनवरी को ही घोषणा हो गया था, ठीक है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पद्म पुरस्कार के कितने श्रेणी है? 3 श्रेणी। और आपको मैं बताया आज एक ऐसे महान विभूति की मैं चर्चा किया, MS स्वामीनाथन जी का, जो कि तीनों अवार्ड मिला हुआ है उनको, पद्मश्री भी, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी, और इस बार 24 में उसको भारत रत्न भी। ऐसे विभूति थे MS स्वामीनाथन जी। तो यहाँ पे 3 श्रेणी कौन कौन है? तो पहले है पद्म विभूषण, दूसरा है भूषण और पद्मश्री। ये 3 श्रेणी होते हैं, ठीक है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग क्या है, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर किया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। अभी ट्रेडिशन से थोड़ा जो हट गया वो क्वेश्चन बीपीएससी बनाते हैं। तो जो लोग अगर सचेत है उसके लिए बहुत इजी होता है, जो सचेत नहीं है वो पुराना फैक्ट को देखते हैं तो उसको गलत हो जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात आप लोग समझ गए।
मजेदार बात तो ये है ना कि आप अगर इसके ये वाला को देखेंगे, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जितनी सारे क्वेश्चन होगा इसी 5 लाइन से इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा। ठीक है, ये 5 लाइन क्या है इंपॉर्टेंट देखिए। वर्ष 2024 के लिए कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने? 132 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। उसमें 5 जो हैं पद्म विभूषण वाले। पद्म विभूषण कितने मिलेंगे? 5। कितना मिला है पद्म विभूषण? 5। भारत रत्न भी कितना इस बार? 5। पद्म विभूषण भी 5। 17 पद्म भूषण मिले हैं। 17 पद्म भूषण मिले हैं और 110 पद्म श्री अवार्ड है। तो ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए। ऐसे हम एक्सक्लूसिवली 17वीं बीपीएससी की बात कर रहा हूं, तो इसका तात्पर्य यही नहीं कि सिर्फ इसी में पूछा जाएगा। कहीं के किसी कंपटीशन के आप करंट अफेयर्स को देखिएगा और यहाँ जो मैं कवर करूंगा आपके पर, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप देख सकते हैं। तो इसका जो 3 महत्वपूर्ण बात है कि पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। 2024 के पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं शामिल है। अभी जो मैं बताया ना 132 में 30 महिलाएं हैं, यानी 102 पुरुष को मिला है और 30 महिलाओं को मिला है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई के श्रेणी में कहने का तात्पर्य है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो भारत के मूल निवासी तो हैं लेकिन अभी भारत में नहीं रह रहे हैं, उनको भी इस बार अवार्ड के लिए अच्छा खासा चयन हुआ है। तो उसमें कितने लोगों का चयन हुआ है? ऐसे लोगों का जो भी भारत में नहीं रहते हैं लेकिन भारतीय हैं, वो 8 हैं। एनआरआई 8 लोगों को चयन हुआ। तो ये आप रखिएगा, 30 महिला और 8 एनआरआई। और 9 ऐसे लोग हैं जो मरणोपरांत उनको मिला है। वे अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उसके विशिष्ट कार्यों की पहचान भारत सरकार ने किए हैं। वैसे एक संख्या 9 है। तो उंगली पर याद हो सकता है आपको। हम बोले ना कि पद्म अवार्ड इस बार कितने मिले? 132 मिले। पद्म विभूषण कितने मिले? 5 मिले। पद्म भूषण कितने मिले? 17 मिले। तो बच गए कितने? 110, वो पद्मश्री मिला। इसी में से 30 महिला भी है और 8 ऐसे लोग हैं जो नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं और 9 ऐसे लोग हैं जो मरणोपरांत उनको मिला। तो एग्जैक्टली फैक्ट तो आपको मुंह पर याद हो गया होगा और हम लोग टेस्ट लेंगे तो उसमें और मजा आने वाला है। आइए हम लिस्ट देख लेते हैं एक बार, एक नजर में सिर्फ लिस्ट देख लेते हैं। और ये लिस्ट तो 132 का है। तो आपको लगता होगा क्या सर 132 को याद करना है? तो बोलता हूं मैं नहीं। क्या सर 132 का लिस्ट देखना है? तो नहीं। क्या अच्छा तरीका हो सकता है इसका? हम पद्म विभूषण में 5 है और पद्म भूषण में कितने हैं? पद्म भूषण के बारे में हम लोग भी देखे, आपको याद होगा 17 है। देख लीजिए, अब फिर से एक बार आपको मैं स्लाइड करके दे। 17 तो 17 और प्लस 5 कितना हो गया? 17 प्लस 5 22 हो गया। अगर 22 नाम को अगर हम देख लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? बाकी तो सब पद्मश्री बचेगा। तो हम 22 नाम को भी अगर 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो एक 22 नाम को पढ़ने में एक बार में 2 मिनट, 5 बार पढ़ने में 10 मिनट। अगर 10 मिनट अगर हम लोग ध्यान दे दिए तो 22 नाम तो कम से कम पढ़ा जाएगा। ऑप्शन में क्लियरली आप छांट सकते हैं। तो कैसे पढ़ा जाता है इस पर भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए। कहाँ ज्यादा स्ट्रेस देना है, कहाँ बहुत आराम से तथ्य और डाटा को देखना है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसीलिए बोलता हूं कि कम समय में स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम 22 पर ध्यान देंगे। 22 में से ये 5 जो है देख लीजिए। 5 में श्रीमती विजयमाला बाली, ठीक है, कोलिदेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम। ये भी नाम टफ है, इसको भी थोड़ा आप कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, इसको याद करेंगे विजयमाला, इसको याद करेंगे चिरंजीवी, इसको याद करेंगे वेंकैया नायडू, इसको याद करेंगे पाठक और इसको याद करेंगे सुब्रमण्यम। ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो कैसे कैसे याद हो गया? विजयमाला हो गया, चिरंजीवी जी होंगे, वेंकैया नायडू हो गया, पाठक हो गए और सुब्रमण्यम हो गए। ये पद्म विभूषण थे, 5 हो गया। तो हम पूरा क्यों देखेंगे? हमको तो ऑप्शन मिलेगा, वहां देखने के लिए हम धड़ाक से समझ जाएंगे। तो जो जरूरत का चीज है वो करेंगे। तो ये 5 हो गए आपके। याद रखिएगा इसमें जो बिंदेश्वर पाठक हैं, ये इसका संबंध देख लीजिए। ये बिंदेश्वर पाठक ये बिहार के हैं
ऐसे हम बिहार का एक्सक्लूसिवली वीडियो भी है, इसी क्लास में आपको बिहार के संदर्भ में बता देंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी फिलहाल याद रखिएगा बिंदेश्वर पाठक कहाँ के, बिहार के हैं। और यदि विजयमाला की बात करें तमिलनाडु का है, कला के क्षेत्र में मिला है। चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में मिला है, वो आंध्र प्रदेश के हैं। और एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक कार्य के लिए मिला है, ये भी आंध्र प्रदेश के हैं। और बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य सुलभ इंटरनेशनल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये बिहार के हैं। और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम कला के हैं, तमिलनाडु के। तो बेसिकली 2 तमिलनाडु, 2 आंध्र प्रदेश और 1 बिहार पद्म विभूषण के लिए इनफ है। तो कितना अच्छा से आप याद कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से पढ़ना चाहते हैं। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए पद्म भूषण के बारे में एक बार हम तो बोल रहे हैं कि कहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, एक बार इस पर नजर डालना है। एक बार में जो नाम आपको दिखे, हाँ इसको देखना है, उसको देखना है, फिर बाद में 1 बार 2 बार पढ़ लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं फातिमा बीबी के बारे में, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक मामला में एन कामा पूरा पढ़ने की जरूरी नहीं है, उसको उसका जो छोटा छोटा चीज को पढ़िए और याद रखिए। एन कामा साहित्य एवं शिक्षा में पत्रिका, इसको याद करना है। मिथुन चक्रवर्ती ये फेमस पर्सनालिटी है और ये कैचिंग पर्सनालिटी है, तो एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में मिला, क्या मिला तो ये भी देख लीजिए, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। उसके बाद सीताराम जिंदल जी हैं, यंग लियू है, ठीक है। विभिन्न ये सभी नाम आप एक बार देखेंगे, जैसे बालचंद्र मेहता है चिकित्सा के क्षेत्र में, सत्यव्रत मुखर्जी है सार्वजनिक मामले में, राम नायक जी ये तो आप लोग को नाम जानते होंगे, ये सार्वजनिक मामला में है, तेजस मधुसूदन, ठीक है। ऐसे ही इसमें आप देखते जाइए और देखने में एक नाम आपको आ जाएगा यहाँ पे, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, जिसका संबंध बिहार से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वहां देखिए विंदेश्वरी पाठक देखे थे और किसमें, पद्म विभूषण में, और पद्म भूषण में आप क्या देख रहे हैं, सीपी ठाकुर, इसको सीधा नाम याद रखिएगा, सीपी ठाकुर। तो सीपी ठाकुर किस क्षेत्र के लिए, चिकित्सा, ऐसे ही राजनीतिक भी है और एक शानदार चिकित्सक भी है, तो ये दोनों है। और ये आप देखिए बिहार का है, हालांकि बिहार का तो मैं अभी बोला ही हूं अलग से, अभी जस्ट बिहार का भी हम लोग एकदम एक्सक्लूसिव करेंगे, क्योंकि पूछना तो प्रश्न ज्यादातर बिहार से ही है, बीपीएससी का कोई एग्जाम में, तो बिहार को कवर करेंगे अलग से। तो एक नजर दे दिए, और बाकी जो ये पद्मश्री बच गया, अगर किन्हीं को मन करे, जिज्ञासु हैं, तो एक बार खाली देख लेना है, उसमें यह देख लेना है कि कौन मतलब बहुत ज्यादा परिचित लग रहा है, उसको देखना है। बाकी तो बोले ना 17/5/22 को ही देखना है, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। अब आपको मैं ये देखिए सब लिस्ट है, तो ये सब अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इट विल टेक मच टाइम, समझ गए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है। ये किनका लिस्ट है, आपके रेडी रेफरेंस के लिए सब पद्मश्री का लिस्ट है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बिहार के संदर्भ में पद्म अवार्ड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए जैसे भारत रत्न पर बात किए थे, उसी प्रकार से उतना ही महत्वपूर्ण बिहार के संदर्भ में किसी भी एग्जाम में बिहार के लिए, और इसको बहुत अच्छा सा आपको करना है। तो एक एक बात पर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे बिहार के संदर्भ में पद्म पुरस्कार 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देख लीजिए, वो भी वही है, पूर्व संध्या। सरकार ने 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया। इसमें बिहार के कितने विभूतियों को, बिहार के 7 विभूतियों को इस बार पद्म अवार्ड दिया गया। तो ये देख लीजिए, हमारे लिए गौरव का विषय है कि बिहार को अकेला 7 जो है पद्म अवार्ड दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। वो 7 नाम भी अब जब देखिएगा आपकी गौरव और भी मजबूत हो जाएगा और भी अच्छा लगेगा। वो 7 नाम किनका किनका है जरा देखिए। ये 7 के 7 आपको याद करने हैं, अभी होगा यार, चिंता नहीं कीजिएगा, बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो आप बिंदेश्वर पाठक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिंदेश्वर पाठक जी को। ये आप जानते हैं ये सुलभ शौचालय का जनक है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ना, कि जब बिंदेश्वर पाठक जी का शादी हुआ था तो इनके ससुर जी को जब पता चला कि ये सुलभ शौचालय की स्थापना और उसके कार्य क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा काम करते थे, उनको लगा कि अपनी बेटी को मैं गलत हाथों में दे दिया हूँ। उनको क्या पता था कि काम जो है कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और इन्होंने सफाई
मतलब ओपन डिफिकेशन को खत्म करने के लिए जो अभियान छेड़ा, वो आप देखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत योजना के रूप में मोदी काल में लागू हुआ। कितना बड़ा ये काम किए हैं, आप इसके बात को समझ सकते हैं। तो सुलभ शौचालय, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी के उनके कृतित्व और उसी की विशिष्टता के लिए पद्म विभूषण मिला। हालांकि वो अब नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिंदेश्वर पाठक जी का जो देहांत हुआ है पिछले साल हुआ है, 2023 में हुआ है और 15 अगस्त के दिन हुआ है। ये सामाजिक सेवा के लिए इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आप देखिए सीपी ठाकुर, इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ये बिहार के बहुत ही नामचीन व्यक्ति हैं, जिनका देखिए अगर राजनीति से अगर इनका संबंध जोड़ा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी से है, और अगर इनके पेशा को देखा जाए तो ये एक ग्रेट चिकित्सक हैं। अभी भी इतने उम्रदराज होने के बावजूद भी फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों की चिकित्सा करते हैं। इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो बचपन में इनको कालाजार की बीमारी हुआ था, जिससे ये बहुत ही पीड़ित हुआ था। और आप सोचिए कि इनके पास ये ऐसा जुनून था सीपी ठाकुर जी के पास कि उसी कालाजार बीमारी पर इन्होंने शोध किया, और उसी शोध के लिए 2024 में इनको पद्म भूषण भी मिल गया। तो आप सोचिए कि ये तो मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में इनका नाम है ही है, और ये राजनीति के क्षेत्र में भी इनका बेहतर योगदान है। ठीक है। आइए 2 नाम तो याद हो गए आपको। तीसरा नाम के लिए आपको चलता हूं लेकर के, पंडित राम कुमार मल्लिक, इनको पद्मश्री मिला है। देखिए बिहार में जो अवार्ड मिला है, बिहार में अवार्ड का अगर आप लोग ये करिएगा कि कैसे कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो सबसे पहले एक अवार्ड जो मिला विभूषण, विभूषण तो मिला एक, भूषण मिला एक, तो श्री बच गए 5, तो 1 1 5 टोटल मिलकर के 7 अवार्ड बिहार को मिला है। तो एक अवार्ड जो सबसे पहले बिंदेश्वर पाठक को विभूषण मिला, सीपी ठाकुर को भूषण मिला, और पंडित राम कुमार मल्लिक से लेकर के नीचे जितना देख रहे हैं सबको पद्मश्री अवार्ड मिला, 5 पद्मश्री अवार्ड मिला है। अभी देख लीजिए पंडित राम कुमार मल्लिक जी, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये प्रसिद्ध है ध्रुवन, ये कहते हैं ध्रुपद गायन के लिए। ये दरभंगा घराना से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये जो 7 नाम है, इसके छोटा छोटा स्टोरी भी मैं आपके लिए बनाया हूं इधर, तो वो दिखाऊंगा और भी मजा आएगा, क्योंकि जितनी बात अभी सुने और भी ज्यादा पक्का और दुरुस्त हो जाएगा अभी जब सुनेंगे। तो ये हो गया कि पंडित राम कुमार मल्लिक जी को पद्मश्री मिला है ध्रुपद गायन के लिए। सुरेंद्र किशोर जी जो है एक निर्भीक और एक सच्चे पत्रकार हैं, और विषम परिस्थितियों में भी ये सच्चाई से डिगते नहीं है। इसी का उनको पुरस्कार मिला है और पद्मश्री अवार्ड मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अच्छे कामों की ये सराहना करते हैं। ठीक है। और ये जो आपका जो 5वें नंबर पर नाम दिख रहा है वो है अशोक कुमार विश्वास जी। ये अंग महाजनपद का गौरव है अशोक कुमार विश्वास जी, जिनको इस बार पद्म अवार्ड मिला है। ये भागलपुर के हैं, और भागलपुर की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसको टिकली पेंटिंग कहते हैं। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, महिलाएं टिकली लगाती है, उस पर इन्होंने देखे इतना बड़ा शोध कर दिया है। पहले टिकली बनाना बहुत मुश्किल होता था, हार्डबोर्ड का कैसे इस्तेमाल किया अपने जीवन में, और कैसे इसका नया स्वरूप लेकर के आया है, और भारतीय मानचित्र पर, नेशनल मानचित्र पर प्रूव किया कि भागलपुर का टिकली पेंटिंग भारत में विशिष्ट है और सिंपल। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आप सोच लीजिए कि बड़े बड़े काम को पछाड़ करके एक टिकली पेंटिंग भारतीय मानचित्र पर पद्मश्री अवार्ड जीत रहा है, ये बहुत ही गौरव की बात है। आप रखिएगा अशोक कुमार विश्वास पद्मश्री टिकली पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग? टिकली पेंटिंग। फिर उसके बाद ये शांति पासवान और शिवन पासवान, इनकी एक और बेजोड़ कहानी है। ये दोनों पति पत्नी हैं, और देखिएगा ये मधुबनी के हैं, और मधुबनी के होने के नाते आप लोग का मन में विचार आ जाता होगा कि मिथिला पेंटिंग के लिए मिला होगा, क्योंकि मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। जैसे ही आप सोचते हैं कि शांति पासवान और शिवन पासवान मधुबनी के हैं, तो आपके मन में हो जाता होगा मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग। नहीं, इन्होंने तो कुछ नया ही काम किया है। इनको जो पद्मश्री अवार्ड मिला है ये गोदना पेंटिंग के लिए मिला है,
और गोदना पेंटिंग से आप लोग परिचित हैं, तो सोचिए, सोच लीजिए कि कला जो है, कला वह अभिव्यक्ति है जब एक मानव दूसरे मानव को प्रभावित करता है, मन के भाव को इंगित करता है, वो होता है कला। तो इस प्रकार से आप लोग जो है देख लीजिए कि किस क्षेत्र में किनको किनको मिला है एक बार, उसके बाद छोटा सा इसका ब्रीफ कर देंगे और फिर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो हाँ, एक सेकेंड, ये है आपका विंदेश्वर पाठक पद्म विभूषण सामाजिक सेवा, सीपी ठाकुर पद्म भूषण चिकित्सा का क्षेत्र, पंडित राम कुमार मल्लिक पद्मश्री ध्रुपद, ठीक है, सुरेंद्र किशोर पद्मश्री पत्रकारिता, ठीक है, अशोक कुमार विश्वास पद्मश्री टिपली पेंटिंग, और ये दोनों को कंबाइंड मिला है पद्मश्री गोदना पेंटिंग। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग क्लास के लास्ट फेज में आ रहे हैं, उसके बाद टेस्ट होगा, मजा आएगा। तो ये जो 7 नाम है ना, वो 7 नाम को अगर थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा चर्चा कर दें, तो चूंकि क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना, उसके संदर्भ में अभी करंट में है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं, अच्छा लगेगा। विंदेश्वर पाठक जी, जिनको पद्म विभूषण मिला, सुलभ आंदोलन के जनक हैं। क्या है? सुलभ आंदोलन के जनक हैं, इनको पद्म विभूषण मिला, मरणोपरांत मिला। विंदेश्वर पाठक को भारत का टॉयलेट मैन कहा जाता है। अरे टॉयलेट बनाने की जो प्रक्रिया चला भारत में, उसका जन्मदाता है कौन? विंदेश्वर पाठक जी, यही बोले थे। उन्होंने 1970 ईस्वी में सुलभ की स्थापना की थी। कार्यकर्ता और समाज सेवी पाठक को कई लोगों ने सैनिटेशन सांता क्लॉज कहा जाता है। सैनिटेशन सांता क्लॉज के बारे में आप लोग जानते होंगे, सांता क्लॉज, ठीक है, सांता क्लॉज भी कहा जाता है। उनका जन्म बिहार के वैशाली, ये याद रखिएगा, विंदेश्वर पाठक कहाँ के हैं? वैशाली के हैं। और सिर्फ वैशाली याद रखने से काम नहीं चलेगा, बीपीएससी उसके गांव को भी पूछ देता है। अभी ये फेमस पर्सनालिटी है, न्यूज में है, तो इसके गांव को भी याद करना है। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, इसका गांव देख लीजिए, रामपुर बघेल, याद रखिएगा, विंदेश्वर पाठक रामपुर बघेल गांव वैशाली के हैं। तो ये सब बातें मैं यहाँ पे बताते रहूंगा ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगा और बहुत ही सटीक हो पाएगा। क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ लीजिएगा और वो पढ़िएगा जो कि परीक्षा में काम नहीं है, तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। चलिए, परिवार में उनकी 2 बेटियां, 1 बेटा, और ये देखिए हम जो बोले थे ना कि 15 अगस्त 2023 को इनकी मृत्यु हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलिए, बहुत शुभ दिन में गए। सीपी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बात करें तो डॉक्टर से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक, सबसे पहले वो डॉक्टर तो रहे ही, आपको मैं बता दिया, केंद्रीय मंत्री भी रहा, ठीक है। भाजपा के वयोवृद्ध नेता, चिकित्सा जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले डॉक्टर सीपी ठाकुर को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में कालाजार पर रिसर्च, कालाजार बीमारी चर्चा किए थे हम कि उनको बचपन में कालाजार बीमारी हो गया था, उसी पर वो आगे चल करके रिसर्च किए, ठीक है। महत्वपूर्ण योगदान के लिए सीपी ठाकुर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर ठाकुर को 1982 ईस्वी में, कब? 1982 ईस्वी में ही इंदिरा गांधी सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया था। अभी तो पद्म भूषण मिला और 1982 में इसको पद्मश्री मिल चुका है। बचपन में डॉक्टर ठाकुर खुद कालाजार की बीमारी के चपेट में आ गए थे। इस बीमारी पर उन्होंने शोध की, जैसा कि आपको मैं पहले ही डिस्कस में बताया था। उन्हें अब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर ठाकुर 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। कितने बार? 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। अभी वो हर रोज कुछ मरीजों का उपचार करते हैं, गरीब मरीजों की निःशुल्क उपचार करते हैं। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात, जो हम लोग बात किए थे वो सारी बातें इसमें। अब जो है लास्ट फेज में शिवन पासवान और पत्नी उनकी जो है शांति पासवान, उनके बारे में थोड़ा बात कर लें, अच्छा लगेगा। मिथिला लोक चित्रकला के लिए मधुबनी जिला के रहने वाले पति पत्नी शिवन पासवान और शांति देवी पासवान को पद्मश्री मिला है। वर्ष 1979 और 80 में पति और पत्नी को राज्य स्तरीय सम्मान भी मिल चुका है, यानी राज्य में उसको सम्मानित कर चुका है पहले से। इसके बाद 1984 ईस्वी में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। देखिए, यानी कि अभी नहीं कि पहली बार इसको मिल गया पद्मश्री, राज्य ऑलरेडी इसको पुरस्कृत कर दिया है। उसके बाद राष्ट्र भी यानी देश भी इसको पुरस्कृत किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट 1986 ईस्वी में इन्हें उद्योग विभाग द्वारा बिहार चक्र सम्मान से भी प्राप्त है। तो मैं क्यों इतना बोल रहा हूं ना,
इसके बारे में अगर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि शिवन पासवान दंपत्ति को निम्न में से कौन कौन पुरस्कार मिला है, तो वहां ये भी ऑप्शन रहेगा बिहार चक्र सम्मान, पद्मश्री सम्मान, राजकीय सम्मान, इनमें से कोई नहीं। इसीलिए ये सब भी अभी चर्चा का विषय होना चाहिए। और सिर्फ अगर ये जान लें कि शिवन पासवान को इस बार पद्मश्री मिला, इतना सा जानने से बीपीएससी में क्वेश्चन बन जाएगा या यूपीएससी में बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए उसके तह में जाने की जरूरत है। इससे संदर्भित और भी बातें जानना है जो कि हम लोग सीख लिए कि इनको पद्मश्री अवार्ड के पहले राज्य से भी पुरस्कार मिला, देश से भी पुरस्कार मिला है। अच्छा, उद्योग विभाग द्वारा बिहार चक्र सम्मान भी दिया है इनको। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि शांति देवी पहली बार 1982 ईस्वी में अपने चित्रों को लेकर के डेनमार्क गई। कहां गई? डेनमार्क, यूरोप डेनमार्क गई और वहां उनकी पेंटिंग को खूब सराहा गया। जापान भी 5 बार प्रदर्शनी लगा चुकी है, जापान में भी 5 बार वो जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मलेशिया, दुबई, जर्मनी में भी इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी है। तो किसी काम के लिए आप इतना आसानी से इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिलता है, उसके पीछे वर्षों का पसीना रहता है। और जो आप भी कर रहे हैं, आपका यह पसीना, इतना मेहनत से क्लास करना, सब कुछ को त्याग देना, एक समय आएगा जो आपको आपका पद देगा और आपको सम्मान देगा। तो मेहनत है हर जगह, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और छोटा सा अशोक कुमार विश्वास के बारे में बात करें, बिहार के भागलपुर जिले के अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री अवार्ड मिला है। पहले ही बता दिए थे, यंग धरती से ये रिलेटेड है। अशोक टिकुली पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने करीब 8000 युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया है। 67 वर्षीय अशोक टिकुली कला के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं। टिकुली कला का अगर पूछा जाए कि भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो टिकुली कला के भीष्म पितामह किनको कहा जाता है, तो अशोक कुमार विश्वास जी को कहा जाता है। भागलपुर है तो विश्वास है, याद रखिएगा। तो याद रहेगा कि विश्वास भागलपुर के कौन थे टिकुली कला के, तो भागलपुर है तो विश्वास है। तो विश्वास का मतलब अशोक कुमार विश्वास। तो इस प्रकार से कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बात अपने से बना करके पढ़ सकते हैं। सुरेंद्र किशोर जी के बारे में मैं बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए, सत्यनिष्ठा और निर्भीकता से पत्रकारिता करने वाले में इनका नाम अग्रणी है और इसी के वजह से इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, पत्रकारिता अहम योगदान के लिए सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री सम्मान मिला है। पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर है ये, और बिहार के सारण जिला के, ये याद रखिएगा। बिहार के किस जिला के हैं? सारण जिला के हैं। कौन? सुरेंद्र किशोर जी। सो से सुरेंद्र, सो से सारण, ऐसे करके याद रखना है। तो वो भी हो गया। अब हम लोग राम कुमार मल्लिक जी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अमाता घराना के ध्रुपद संगीत, अमाता घराना के ध्रुपद संगीत के क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल किया। अमाता मतलब दरभंगा घराना, ठीक है, अमाता मतलब दरभंगा घराना, और दरभंगा घराना के 12वां पीढ़ी है, यानी इसके पहले 11 पीढ़ी इसी क्षेत्र में इनका काम किया है। पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन 73 वर्ष की आयु में हुआ है, अभी हाल फिलहाल ही मरा है। देखिए जिस समय ये अवार्ड की घोषणा हुआ था ना, उस समय ये जिंदा थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल इधर इसी साल में ये मर गए हैं 73 साल की उम्र में। तो ये और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड, याद रखिएगा, अमाता पैतृक में हृदय गति रुकने से दम तोड़ दिया है। वह पंडित विदुर मल्लिक के पुत्र व शिष्य थे। तो इस प्रकार से हमने आज के संपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया, भारत रत्न को कवर किया, पद्म अवार्ड को कवर किया, बिहार के संदर्भ में पद्म अवार्ड को कंफर्म किया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? पद्म विभूषण है कि पद्म भूषण है कि भारत रत्न है कि परमवीर चक्र है? दूसरा क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ध्यान से देखिए, हम बोले थे 1955 में 3 लोगों को मिला था पुरस्कार, उसमें से सबसे पहला कौन था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन। कौन था? भारत रत्न पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति द्वारा चयन होता है, प्रधानमंत्री द्वारा होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा भारत रत्न का चयन होता है। ठीक है, आंसर बताते जा रहा हूं। फिर देखिए, भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, गांधी जयंती पर, दिवाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ताओं में
निम्नलिखित से कौन नहीं है? इस बार अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि भारत रत्न में किनको भारत रत्न नहीं मिला है? कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिंह राव, एम एस स्वामीनाथन, मिथुन चक्रवर्ती, चौधरी चरण सिंह। भारत रत्न किसको नहीं मिला हम देखना चाहेंगे। हाँ, 5 का सी दिए हैं। रोहित, अभिषेक, मेहर, ब्यूटी, राजश्री, वर्षा, प्रकाश, गौतम, श्याम, रिया, सनी, अभिषेक, अबू। बहुत वंडरफुल वंडरफुल। ये आप लोगों के लिए क्लैपिंग हो जाना चाहिए, कोई भी गलती नहीं की। ये सनी भी आ, सनी आल्सो, प्रेमराज, ब्यूटी, शिखा आल्सो। थैंक यू थैंक यू। कितना सुंदर आप लोगों ने जवाब चुना। मिथुन चक्रवर्ती, इसको तो पद्म भूषण मिला है, भारत रत्न तो ये सबको मिला हुआ है, यहाँ नहीं पूछा हुआ था। ठीक है, वंडरफुल। चलिए, बहुत अच्छा, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राजनीति, कृषि, शिक्षा, साहित्य। चलिए हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, इतना क्वेश्चन करेंगे कि बीपीएससी कोई भी क्वेश्चन हमको पूछेगा हम उसके लिए रेडी रहेंगे। पीवी नरसिंह राव को किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार प्रधानमंत्री कब बना था? पीवी नरसिंह राव, जो हम बोले थे एक नई आर्थिक नीति लेके आया था और भारत का तत्कालीन सबसे विद्वान प्रधानमंत्री था और इन्होंने देश को आर्थिक संकट से बचाया था। चलिए, चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला था? चौधरी चरण सिंह पहली बार, तो पहली बार ये जो संभाला था, ये संभाला था। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9, कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है? जननायक, किसान नेता, राजनीतिक नेता, सामाजिक कर्ता। फास्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। 9 का आप लोग बताइए। ओके ओके, 9 लिख करके आंसर लिखना। ओके, हम समझ गए, बहुत अच्छा। 8 का सब लोग सीधे दिए, सही था। 9 का भी आप लोग जवाब दे रहे हैं। अभी मैं ज्यादा लोगों का नाम नहीं लूंगा, जिनका गलत होगा उनका नाम लूंगा। ठीक है, मैं देख रहा हूं। तो ये जननायक था, वेरी गुड, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन को किस पुरस्कार से सम्मानित इस बार किया गया है? एम एस स्वामीनाथन को जो बोले थे इस बार एम एस स्वामीनाथन किस पुरस्कार से सम्मानित। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में ये 2024 लगा देता हूं मैं, तब ये सही होगा, नहीं तो एम एस स्वामीनाथन को सब कुछ मिला हुआ है। तो 2024 में डी, वेरी गुड। इसमें 2024 में डी मिला है और बाकी तो आप देखिएगा कि इसको सब कुछ मिला हुआ है। एम एस स्वामीनाथन को पद्मश्री भी, पद्म भूषण भी, पद्म विभूषण भी, सब मिला हुआ। तो ये डी इसका आंसर। अभी 24 में इसको भारत रत्न मिला है। आइए, पीवी नरसिंह राव को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? मतलब किया गया, मतलब जाएगा थोड़ा लिखा गया क्या, तो किस क्षेत्र में? पीवी नरसिंह राव नेता है तो राजनीति है। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला? पहली बार तो 1970 के दशक में संभाला था। आप लोग इतना फास्ट और इतना अच्छा आंसर दे रहे हैं, आई एम एस्टोनिश कि किसी का गलती नहीं होगा। देखो, अबू शेख पहले ही मार दिया 1970, वेरी नाइस। विजय भी, प्रेम भी, श्याम भी, रोहित भी, मारिया भी, वर्षा भी, राजश्री, सब ने ये मारा है। तो इसलिए मैं अंदर से खुश हो रहा हूं कि व्हाट एवर आई कम्युनिकेटेड यू ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म दैट यू हैव ग्रास्प्ड वेल and this is the resultant that you are showing. This is very soothing to me. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वहां से अच्छा कर पा रहे हैं। वंडरफुल। और कुछ क्वेश्चन करेंगे। पीवी नरसिंह राव को किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? पीवी नरसिंह राव, तो ये तो आपको पता है, ये शायद डबल हो गया क्वेश्चन। 1991 में। ठीक है। पद्म पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? श्रेणी पूछा है, तो श्रेणी कितने हैं पद्म पुरस्कार में? वेरी नाइस। अरे 3 श्रेणी, विभूषण, भूषण और श्री। तो इसके कितने श्रेणी? 3 श्रेणी। ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन 15, 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? ठीक है, क्या कितने लोगों को प्रदान किया गया? पद्म विभूषण पूछा है, एक हाथ। चलिए आगे देखिए, 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को किस अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला मिथुन चक्रवर्ती को? हम लोग पढ़े थे मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कि पद्म विभूषण तो 5 ही था, उसमें देखे थे मिथुन चक्रवर्ती नहीं थे। ठीक है। और इनको क्या मिला है? एक सेकंड देखिए, ये गलत है। इसको क्या मिला है? पद्म भूषण। ठीक है।
अब आइए 2024 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की गई? स्वतंत्रता दिवस को की गई, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया, गांधी जयंती कब किया गया? ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो मैं बोला इस बार क्या हुआ था, कब हुआ था, लेकिन आप लोगों ने जवाब दिया है वंडरफुल, सबका सही है। फिर 2024 में कुल कितनी महिलाओं को पुरस्कार मिला? कितने महिला को मिला? 30 महिला को। विदेशी एनआईए, वो जो एनआरआई के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, कितने ऐसे थे जिसको कि इस बार पद्म अवार्ड मिला? तो 19 का आंसर आया है 8, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है स्वर्गीय विंध्यश्री पाठक को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है? किस क्षेत्र में विंध्यश्री पाठक? तो आप जानते हैं सुलभ शौचालय के लिए, तो सुलभ शौचालय इसके अधीन आएगा, सामाजिक सेवा के अधीन आएगा, ठीक है। ये कौन सा आंदोलन के लिए? सुलभ शौचालय, टॉयलेट में कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित राम कुमार मल्लिक किस घराने से संबंध रखते थे? तो ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, दरभंगा घराना, जयपुर घराना। करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, दरभंगा। ये दरभंगा घराना से था। और 23 का पंडित राम कुमार मल्लिक को किस संगीत विधा में महारत हासिल था? तो ये ध्रुपद गाते थे। 24वां क्वेश्चन का मैं आंसर देखना चाहूंगा कि सबसे पहले 24वां क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, ठीक है। अभी 24वां क्वेश्चन नहीं दिया हूं, अभी फर्स्ट देखूंगा। 24वां सुरेंद्र किशोर को किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित मिला? 25वां क्वेश्चन ये रहा आपके पास। 25वां क्वेश्चन, अशोक कुमार विश्वास किस कला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध था? आइए, ये 26वां है, शिवम पासवान और शांति देवी किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? गोदना पेंटिंग के लिए मिला है, टिपली पेंटिंग के लिए, संथाल पेंटिंग के लिए, मधुबनी के लिए। इसका सुंदर आंसर है गोदना पेंटिंग, समझ गए ना? ओके। 27वां क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, किस विभूति को भारत का टॉयलेट मैन कहा जाता है? यही क्वेश्चन है विंध्यश्री पाठक का। क्वेश्चन ये रहा, शांति देवी पहली बार किस वर्ष अपने चित्रों को लेकर डेनमार्क गई? 1982 में। कब गई? 1982 में, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ लोगों का गलत तो आप उत्साहित नहीं होना है, अभी आ जाइए। 29वां का दीजिए सबसे पहले आप लोग। किस जिले के रहने वाले पति पत्नी को गोदना पेंटिंग के लिए पद्मश्री मिला? वो शिवम पासवान किस जिला के हैं? तो इसका आंसर क्या है? ये मधुबनी का है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किस कला को विश्व पितामह, किस कला के विश्व पितामह माने जाते हैं? अशोक कुमार विश्वास। अशोक कुमार विश्वास किस कला के विश्व पितामह हैं? इसका पटचित्र का, टिकली पेंटिंग का, संथाल पेंटिंग का, कि गोदना आर्ट का? तो आप जानते हैं ये भागलपुर के हैं विश्वास जी, टिकली पेंटिंग के लिए फेमस है। और ये सुरेंद्र किशोर किस जिले के हैं? बताए थे, सो से सुरेंद्र, सो से, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद है, बढ़िया है, बहुत वंडरफुल। फिर उसके बाद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने किस बीमारी से प्रभावित होकर के उस पर शोध किया था? सीपी ठाकुर कौन सा बीमारी था? ये तो कालाजार से प्रभावित थे और उसी पर रिसर्च किया, उसी के लिए उसको फायदा मिला। और ये क्वेश्चन है 33 नंबर, पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन किस आयु में हुआ? अभी बोले थे ना, कभी जस्ट मर गया, 65 में, 70 में, 73 में, 75 में। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैं। अगर सचमुच में आप लोगों को लगा कि कुछ सीख पाए हैं तो मैं आशा करता हूं सभी लोग अपना अपना कमेंट लिखिए कि ये क्लास कैसा लगा। विनय जी लिखते हैं वेरी नाइस क्लास है। रोहित वेरी नाइस। राजश्री वेरी नाइस सेशन सर। वर्षा यस सर वेरी नाइस। सनी वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेमराज वेरी नाइस। अबू शेख बहुत अच्छा रहा। श्याम बहुत अच्छा सर। अभिषेक नाइस क्लास सर जी। विनय बहुत सुंदर सर। ब्यूटी वेरी नाइस सर जी, क्लास रहे। रिया बहुत अच्छा क्लास था सर। शिखा गुड क्लास। मेहर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। गीतांजलि मरांडी थैंक यू सर। अबू शेख ऐसे ही क्लास कंटिन्यू हो तो ठीक है, ऐसा ही चलेगा। मैं आपको इस बात के लिए तो मैं ही चूंकि क्लास लूंगा और मैं ही इसके लिए सब कमिटेड हूँ, तो इतना बात आप रखिए, क्लास बेहतर से बेहतर होने की स्थिति में होगा और अच्छा से अच्छा ही होगा।
इसी के साथ मैं आज का क्लास सेशन समाप्त करता हूं और आप लोग को इस दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।